जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में आपने देखा कि आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ाया गया था। क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज़, क्लोरोफॉर्म का जो प्रोसेस था बनाने का वो आपको बताया गया। उसकी कुछ भौतिक गुण उसके यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई गई। उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा आपका बच रहा था जो आज कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके लिए। तो जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक गुण, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में क्या अंतर होता है। देखिए भौतिक गुण ऐसे गुण होते हैं यानी वो गुण ऐसे गुण जो हमें क्या करते हैं ऊपर से ही देख के पता चल जाते हैं। यानी हम किसी को देखें तो उसके बारे में जो अंदाज़ा हमें ऊपर से ही लग जाए वो आपके क्या होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुण कहलाएंगे। जिनका अंदाज़ा हमें ऊपर से ही ना लग पाए वो क्या कहलाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको हमें देखना है। अब अगर हमारी जो प्रॉपर्टीज़ आपको ऐसे ही पता चल जाए, कौन सी प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी, जैसे हमारी लंबाई क्या है, ठीक है, हमारा रंग कैसा है, काला है कि गोरा है, ठीक है, बनावट कैसी है, ठीक है, किस तरह के किस कलर के बाल हैं, ब्राउन हैं या ब्लैक हैं या जो कुछ भी है, ठीक है। आप यानी ऊपर से जो कुछ भी आपको हमारा बॉडी स्ट्रक्चर या जो कुछ भी दिख रहा है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुण कहलाते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हमें डायरेक्टली पता नहीं चल पाती, जिनके लिए हमको रिएक्शन करानी पड़ती है। रिएक्शन से मतलब है हमारी रिएक्शन, यानी अगर हमारी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता करनी है तो हमारी रिएक्शन तो आप करा नहीं देंगे। तो रिएक्शन से मतलब है कि अगर आपको हमारा नेचर या कुछ हमारे अंदर की चीज़ें जो जाननी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप हमसे बात करेंगे, ठीक है, हमें गुस्सा आता है नहीं आता है, कम आता है ज़्यादा आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आप तभी जान पाएंगे जब आप हमसे जुड़ेंगे। जुड़ने से मतलब है कि जब आप बात करेंगे यानी कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे, यानी कुछ भी कोई रिएक्शन हमारे साथ जब आप करेंगे तो आप जो प्रॉपर्टीज़ जानेंगे उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक गुण कहते हैं। तो चलिए ज़रा इसमें शुरू करते हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज़ है, जो सबसे पहला है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन जो वर्ड है या ऑक्सीकरण है, इसका मतलब क्या होता है पहले तो समझ लीजिए। दो वर्ड होते हैं, एक आपका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, और दूसरा आपका होता है अपचयन, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और इसको बोलते हैं आप रिडक्शन। तो ज़रा इनको चेक कर लेते हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या। तो बिल्कुल साधारण भाषा में समझिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब है, देखिए इसको हम आपको दो तीन तरह से बता दे रहे हैं जैसे आप समझ पाएँ, ठीक है, उस तरह से आप समझ लीजिए। तो जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन आपका है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, ठीक है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सी लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन का ऑक्सी लगा हुआ है, यानी अगर कहीं पर भी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका उल्टा, अगर कहीं से ऑक्सीजन हट रही है तो उसका यानी ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी तरह से जो दूसरा वर्ड है अपचयन, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी ये तो आपका एक मानक हो गया कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम उसको क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन कह देंगे। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। एक इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो अगर हाइड्रोजन हट रहा होगा, अगर हाइड्रोजन हटता है, अब ये कैसे होता है हम इसको भी आपको बता देंगे। और यहाँ पर भी अगर ऑक्सीजन हट रहा है, यानी आप कह सकते हैं अगर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की संख्या घट रही है तो अपचयन, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं अगर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ी तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की संख्या घटी तो अपचयन। दूसरा हाइड्रोजन से आप रिलेट कर सकते हैं, अगर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ी
तो अपचयन, हाइड्रोजन की संख्या घटी तो ऑक्सीकरण। तीसरा आप देख सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या से, ठीक है। इनका हमें क्या करना पड़ता है, जो यौगिक होते हैं उनमें तत्वों की हमें ऑक्सीकरण संख्याएं निकालनी पड़ती हैं। उन ऑक्सीकरण संख्याओं में हम देखते हैं अगर किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता है तो हम कह देंगे कि ये ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर किसी की ऑक्सीकरण संख्या का मान घटता है तो हम कह देंगे कि क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात करते हैं कि ऑक्सीकरण जो रिएक्शन है आपकी, उसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण में क्या है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ से हमने देखा CHCl3, ये आपकी क्या है, क्लोरोफॉर्म। इसमें हमने क्या कर दिया, O2 यानी ऑक्सीजन जोड़ दिया। तो यहाँ से हमारा बना COCl2, ठीक है, प्लस यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका जो प्रोसेस जो बनेगा या जो निकलेगा वो आपका यहाँ से देख लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जल का अणु एक निकल जाएगा। यानी यहाँ से जब आपने देखा तो क्या होगा, HCl या कोई भी पार्टिकल निकल सकता है, लेकिन वो चीज़ मायने नहीं रखती है। हमें क्या मायने रखता है, मेनली जो इसका मेन प्रोडक्ट है। देखिए जो साइड प्रोडक्ट होते हैं और मेन प्रोडक्ट होते हैं उनमें अंतर क्या होता है। आप साइड प्रोडक्ट का मतलब जैसे आप कोई रिएक्शंस लिखते हैं A+B गिव्स आउट C+D+E। अब मान लीजिए इस तरह से आपने A और B की रिएक्शन कराई और क्या मिला, ये आपको मिला। अब जैसे मान लीजिए मेनली ये है, यानी जो इसके जुड़ने से जो मेन प्रोडक्ट बना वो कौन है, ये है। ये जो दो प्रोडक्ट हैं वो उसके साइड प्रोडक्ट है। तो आप जब हाई स्कूल तक पढ़ते हैं तो आपको पूरी रिएक्शन पढ़ाई जाती है कि आप बैलेंस करके लिखिए, लेकिन यहाँ जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर बैलेंसिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं है। हमें ये पता चलना चाहिए कि आखिर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है। ये मायने नहीं रखता है कि हमने बैलेंसिंग करी है नहीं करी है, कितना करा है क्या करा है, वो चीज़ें यहाँ पर मायने नहीं रखती हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेनली जब हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण कराने पर COCl2 यानी फास्जीन गैस बनती है, जो कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि क्या होती है, बहुत ज़्यादा विषैली होती है। यानी ये जो गैस है ये आपकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा विषैली होती है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गैस बन रही है वो आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा विषैली है और ये जहरीली भी होती है, जिससे आपको हम पिछली क्लास में ही बता चुके हैं कि जो फास्जीन गैस बनती है इसको सूंघने पर मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, यही कारण है कि क्लोरोफॉर्म निषेधक की तरह या इतनी खतरनाक होती है। ये आपका यानी आप कह सकते हैं कि जब आपने ऑक्सीकरण कराया तो क्या बना, मेनली कौन सी गैस बनी, फास्जीन बनी। अब उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं हम, अपचयन मतलब रिडक्शन। अब देखिए रिडक्शन आपका 2-3 तरह से होता है, यानी इसका जो मेन रिडक्शन जो आपका अपचयन होता है वो 3 तरह से, यानी हाइड्रोजन का जोड़ना है। अब हाइड्रोजन आपका 2-3 तरह से जुड़ सकता है। जो आपका पहली रिएक्शन है वो आपकी होती है Zn प्लस एल्कोहलिक HCl के साथ, यानी जिंक प्लस एल्कोहलिक HCl के साथ। ठीक है, जिंक तथा एल्कोहलिक HCl के साथ। जब हम जिंक और एल्कोहलिक HCl के साथ इसका अपचयन कराते हैं तो CHCl3 इसका अपचयन कराएंगे हम किसके साथ, Zn प्लस एल्कोहलिक AlC लिख देते हैं। इसका मतलब है एल्कोहलिक, मतलब एल्कोहल के साथ जुड़कर ये रिएक्शन कर रहा है। तो ये होगा क्या, देखिए तीनों रिएक्शन हैं, बड़ी सिंपल सी हैं। हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, आप ध्यान रखिए इनको कि आपको कैसे सॉल्व करना है। एक तो ये रिएक्शन हो गई, दूसरी आपकी है रिएक्शन, ठीक है, कि अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें, ठीक है, Zn प्लस तन HCl के साथ, यानी जिंक प्लस तन HCl के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें तो ये देखिए CHCl3 अपचयन करा दें किसके साथ, Zn प्लस तन HCl के साथ। और तीसरी जो आपकी रिएक्शन है, जो तीसरी आपकी रिएक्शन है उसमें हम क्या कर दें, Zn प्लस H2O, यानी इसके साथ अगर हम रिएक्शन करा दें CHCl3 अपचयन करा दें किसके साथ, Zn प्लस H2O के साथ। तो देखिए बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, क्या करना है आपको क्रमशः, ठीक है, आप अगर यहाँ देखते जाएंगे तो क्रमशः आपको हाइड्रोजन की संख्या बढ़ानी है, बस और कुछ नहीं करना है। इसमें आपको एक हाइड्रोजन बढ़ा देना है, मतलब क्या बनेगा, CH2Cl2, एक Cl यहाँ का और एक हाइड्रोजन यहाँ का, HCl आपका निकल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, एक और हाइड्रोजन बढ़ा देना है, मतलब
इसमें क्या था, CH था, एक बढ़ाया CH2 हुआ, इसमें एक और बढ़ा दिया, मतलब आपका CH3Cl हो गया, ठीक है। और फिर HCl निकल गया आपका, या 2 अणु मान लीजिए आप, HCl का निकल गया, जो कुछ भी है। तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ से आपने देख लिया ये चीज़। इसमें आप क्या कर देंगे, जो भी आपका है यानी CHCl3, अब इसमें आपको क्या कर देना है यहाँ पर, ठीक है। पहले वाले में 1 बढ़ाया, दूसरे में 2 बढ़ाया, और तीसरे में आपको क्या कर देना है, 3 बढ़ा देना है। मतलब क्या बन गया, CH4 + 3HCl, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। यानी ये आपकी क्या हो गई, अपचयन की अभिक्रिया हो गई। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जोड़ना। तो जब हाइड्रोजन हम जोड़ रहे हैं, तो जब जिंक और एल्कोहलिक HCl के साथ कराते हैं, तब क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ता है, मतलब आप कह सकते हैं ये, ठीक है, मेथिल डाइक्लोराइड बनता है। अगर हमने क्या कर दिया, जिंक और तन HCl के साथ अपचयन करा दिया, तो आपका क्या बन जाता है, मेथिल क्लोराइड बन जाता है। और अगर हमने जिंक और H2O के साथ अपचयन करा दिया, तो क्या बन जाती है, मेथेन बन जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं, ये जो लिखा होता है इसका मतलब होता है रिजेंट, यानी इसके साथ या इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराई गई है। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नवजात ऑक्सीजन, यानी नेसेंट ऑक्सीजन। इसका मतलब है, आपने कहीं देखा होगा कि यहाँ पर 3 लगा देते हैं, कभी 4 लगा देते हैं, लेकिन आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए कि ये जो है, ये हाइड्रोजन का स्रोत है, ठीक है, सोर्स है हाइड्रोजन का। जितने चाहें उतने हाइड्रोजन आप लगा लीजिए, कोई मना नहीं कर सकता है। आप 3 लिखना चाहें लिखिए, ना लिखना चाहें ना लिखिए, 4 लगाइए, 5 लगाइए, 6 लगाइए। अगर आपने ये लगा दिया, तो इसका मतलब है जितने ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत होगी, आप उतने ऑक्सीजन यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगली रिएक्शन देखते हैं ज़रा। तो अगली रिएक्शन भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली रिएक्शन है सिल्वर चूर्ण के साथ प्रक्रिया। सिल्वर चूर्ण यानी Ag पाउडर, या आप कह सकते हैं सिल्वर पाउडर, यानी सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। तो आप यहाँ कह सकते हैं CHCl3 और CHCl3, कोई प्रॉब्लम। हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स, यानी आप कह सकते हैं कि 2 अणु इसके हमने ले लिए, किसके, क्लोरोफार्म के। ये आपका क्या है, क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म के कितने अणु लिए हमने, 2 अणु लिए। अब क्या करना है, हमको Ag से इसकी रिएक्शन करा देनी। तो देखिए, हमको इस तरह से ये यहाँ से रिएक्शन करानी है। तो ये कितने क्लोरीन दिख रहे हैं आपको, 6 दिख रहे हैं, तो 6 Ag ले लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ से हमने क्या किया, 6 क्लोरीन हमको दिखे, हमने क्या ले लिए, 6 Ag ले लिए। तो यहाँ से देखिए 6 AgCl, ये आपका साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है दिखाना, आप चाहें तो दिखाइए, ना चाहें तो ना दिखाइए। यहाँ से जो कुछ बना, देखिए क्या बना, CH। अब क्या हुआ, 3 बॉन्डे इसके पास कम, 3 बॉन्डे इसके पास कम, तो यहाँ पर 3 बॉन्डे जुड़ेंगी, और ये CH, यानी क्या बन गया आपका, एसिटिलीन। समझ गए, मतलब जब भी हम क्या करेंगे, क्लोरोफार्म का जिंक चूर्ण से अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा, हमें एसिटिलीन बनेगी। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अगली रिएक्शन देखते हैं जरा, एसीटोन के साथ क्रिया। अगली रिएक्शन है एसीटोन के साथ क्रिया। तो देखिए इसमें क्या बनता है, इसमें आपका क्लोरीटोन बनता है, ठीक है। इसमें जो मेनली प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। अब देखिए क्या होता है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग हम नींद लाने के लिए करते हैं, यानी नींद लाने की जो दवा होती है वो मुख्यतः क्लोरीटोन की ही बनी हुई होती है। तो आप ये कह सकते हैं, जब भी हम एसीटोन की क्रिया के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। देखिए बड़ी आसान सी रिएक्शन है, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे आप। हमने क्या कर लिया, यहाँ से जब भी यानी एसीटोन लिया हमने, एसीटोन का मतलब समझते होंगे सर, क्या होगा, CH3COCH3, यानी CH3, देख लीजिए CH3COCH3, ये आपका क्या हो गया, एसीटोन हो गया, ठीक है। यानी जो आपका कीटोन है वो आप कह सकते हैं कि कीटोन का जो हिस्सा है उसको हम क्या कह सकते हैं, एसीटोन कह सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिया, एसीटोन लिया, इस वाले को, ये आपका एसीटोन है। देखिए इसको हम ऐसे लिख लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर हो तो बोल दीजिएगा। देखिए CH3COCH3, वही लिखा हुआ है, CH3COCH3, ठीक है। यानी CH3COCH3 हमने इस तरह से लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, अगर हो तो बताइएगा तुरंत। इसकी क्रिया हम कहाँ से करा दें, क्लोरोफार्म से करा दें। क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3,
तो इसको भी देखिए थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं। C लिखा, ये आपका H, ये Cl, ये Cl, ये Cl, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने क्या किया, देखिए इस ऑक्सीजन को हम तोड़ते हैं ज़रा। इस बॉन्ड को जब तोड़ेंगे डबल बॉन्ड को, तो आपको पता है ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब भी हम C डबल बॉन्ड O को तोड़ते हैं तो देखिए इस तरह से तोड़ते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिधर एरो जाता है यानी जिधर तीर जाएगा उधर माइनस आएगा, और जिधर इसकी पूंछ रहेगी उधर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब ये तो आपका टूट गया कि C डबल बॉन्ड O को तोड़ा हमने, तो यहाँ पर बॉन्ड एक बची होगी, भाई सिंगल बॉन्ड बची होगी, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस। अब यहाँ से देखिए ये कौन है, H प्लस। H प्लस कहाँ जाएगा, OH के पास। कहाँ जाएगा, प्लस किसके पास भागेगा, माइनस के पास। समझ रहे हैं, प्लस किसके पास भागेगा, माइनस के पास। तो यहाँ से H प्लस कहाँ आया, इसके पास। तो देखिए जो बन रहा है प्रोडक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, उसकी जगह पर देखिए ध्यान से, ये इधर आपका हो गया CH3, ये C, ये CH3। यहाँ पर देखिए C के साथ O था और ये H यानी OH हो गया, बॉन्डिंग एक तो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर कौन बचा, प्लस। अब यहाँ से जब H प्लस निकला है तो यहाँ पर बचा क्या होगा भाई, पूरा माइनस के साथ बचा होगा। तो यहाँ पर जब ये क्या हुआ, H प्लस हमारा जब निकल गया तो इसके साथ कौन छोड़ गया होगा, माइनस छोड़ गया होगा। तो माइनस वाला क्या करेगा, प्लस के साथ जुड़ जाएगा, यानी ये CCl3। ये क्या है आपका, क्लोरीटोन। ये जो बना हुआ है ये क्या है, क्लोरीटोन है, जो कि नींद लाने की दवा है। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ। यानी जब भी एसीटोन की क्रिया किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, तो क्लोरीटोन बनता है, जो मुख्यतः नींद लाने की दवा है। इसके बाद देखिए 2-3 रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर हाल में पूछी ही जाती हैं। एक आपकी आती है कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन अफ्क्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर हाल में कंफर्म है, आएगी ही आएगी बोर्ड में, ठीक है, 101% आनी है। कार्बिल एमीन, कैनिजारो, रीमाटिमेन, ये 2-4 अफ्क्रियाएँ हैं हेलोफार्म, जिनमें से हर हाल में आनी ही आनी है, एग्ज़ाम में कंफर्म समझ लीजिए। तो आप ये कह सकते हैं कार्बिल एमीन यानी जब भी कोई प्राथमिक एमीन, कोई भी प्राथमिक एमीन हो सकती है, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक, कोई भी। तो जब हम क्या करते हैं, एलिफेटिक यानी कोई भी हमने क्या किया, प्राथमिक एमीन ले ली, मान लीजिए ये NH2 है, ये क्या है आपका नाम, इसका एनिलीन होता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 और किसी क्षार के साथ यानी KOH या NaOH आप मान लीजिए, किसी भी क्षार के साथ हम क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं। बैलेंसिंग करना हो तो लिख लीजिए 3, वरना कोई रोल नहीं है बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग का यहाँ पर। तो हमने क्या किया, कोई भी प्राथमिक एल्कीन ले, प्राथमिक आपकी एमीन ले ली, प्राथमिक एमीन की क्रिया इसके साथ, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ कराते हैं, तो बहुत ही प्रबल दुर्गंध युक्त यानी बहुत ज़्यादा बदबूदार, सड़ी हुई बदबू जिसमें आती है, यानी बहुत ज़्यादा बदबूदार एक पदार्थ आपका आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड देखिए बस इसकी जगह पे NC यानी CN अगर होगा कहीं तो वो क्या होता है, साइनाइड, और NC जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, आइसोसाइनाइड बनता है। तो यहाँ से आपने देखा कि जो मेनली आपका बना वो कौन बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया। इसके साथ साथ 3KCl आपके निकल गए, और यहाँ से H2O यानी 2 H2O के अणु आपके निकल गए। तो ये आपका क्या बना, ये आपका है आइसोसाइनाइड। इसी को हम कार्बिल एमीन भी कहते हैं। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, इसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन भी कहते हैं, इसीलिए इस अफ्क्रिया को कार्बिल एमीन अफ्क्रिया कहा जाता है। समझ गए। यानी जब भी हम किसी भी प्राथमिक एमीन की क्रिया, कौन सी एमीन लेनी है, प्राथमिक लेनी है, द्वितीयक तृतीयक नहीं लेनी है आपकी। जब भी हम प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, कन्फर्म, ठीक है। आइसोसाइनाइड को ही हम कार्बिल एमीन कहते हैं। इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिल एमीन परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। और पहचान इसकी बिल्कुल कंफर्म रखिए कि बहुत ज़्यादा दुर्गंधित, जब भी लैब में बहुत ज़्यादा बदबू आने लगे सड़ी सी, तो आप समझ लीजिए कि क्या बन गया है, आइसोसाइनाइड या फिर कार्बिल एमीन बन गया है। इसकी जगह पर अगर चाहें तो हम कोई दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे C2H5NH2 और पूरा वही CHCl3 + 3KOH। तो बनेगा क्या यहाँ से, C2H5
NC, यानी जैसा होगा। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग थी तो बेंजीन का NC, यहाँ पर देखिए C2H5 था तो C2H5 का NC। यानी आप कह सकते हैं बस आइसोसाइनाइड बनना है। आपका एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक आइसोसाइनाइड, एलिफैटिक होगा तो एलिफैटिक आइसोसाइनाइड। ठीक है। अगली रिएक्शन आपकी है रीमर-टीमन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, कंफर्म आप जान लीजिए कि आनी ही आनी है। ठीक है। आपकी अगली है रीमर-टीमन, रीमर-टीमन अफ्क्रिया। तो ज़रा इसके लिए देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट होने का कारण कुछ और है, इसमें आपका जो आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट बनता है वो आपका कार्बीन बनता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके कोर्स से थोड़ा परे है, यानी उससे कोई मतलब नहीं है आपको। बस आप ये जानिए कि ये रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपने अभी देखा था बिल्कुल सेम अभी आपने कार्बिल एमीन अफ्क्रिया देखी थी, CH-Cl3 और आपका NaOH या KOH लिया गया था यहाँ पर। ठीक है। बस फ़र्क क्या था देखिए, ये आपका अगर NH2 लगा है और यहाँ पर NC बन गया, समझ रहे हैं, तो यही अफ्क्रिया क्या हो गई, कार्बिल एमीन। अगर यहाँ पर एमीन की जगह पर हमने क्या लिया, सेम वही लिया, बेंजीन ली और इसके ऊपर OH लगा दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल। फिनॉल तो समझते होंगे शायद, पोछा लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिनॉल की गोलियाँ आती हैं जो टॉयलेट में डाली जाती हैं। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से हमने क्या लिया, फिनॉल लिया। फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ कराने पर क्या होता है, ये आपका OH और यहाँ पर CHO, मेन प्रोडक्ट ये आपका तैयार होता है, जिसको हम कहते हैं सैलिसिल डिहाइड। यानी क्या बनता है आपका, सैलिसिल डिहाइड बनता है, ये आपका मेन प्रोडक्ट हो जाता है। यानी रीमर-टीमन का मतलब क्या हो गया, जब भी हम फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिल डिहाइड बनता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अफ्क्रिया है। एक लास्ट अफ्क्रिया आपकी बचती है इसमें, चलिए हम उसको भी बता दे रहे हैं। हालांकि यहाँ से है नहीं, बहुत ज़्यादा कहेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट अफ्क्रिया बहुत है, इसलिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। रिएक्शन होती है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हेलोफॉर्म में होता क्या है, कोई भी ऐसा कंपाउंड, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग बहुत है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास CH3C डबल बॉन्ड हो, ध्यान रखिएगा ये ग्रुप होना अनिवार्य है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, वो क्या कर देगा, हेलोफॉर्म अफ्क्रिया दे देगा। जैसे अगर हम कह दें CH3CHO, क्या ये देगा, इसके पास देखिए CH3C डबल बॉन्ड O है, बिल्कुल देगा। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये देगा, तो हमने चेक किया, हाँ भैया उपस्थित है, बिल्कुल देगा। अगला चेक कर लेते हैं ज़रा, C2H5C डबल बॉन्ड O CH3, बताइए देगा कि नहीं देगा। अब हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि अरे C2H5CO है, नहीं देगा। हमने कहा है कि जिसके पास CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, मतलब देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आगे से है कि पीछे से है, यानी बस होना चाहिए आपके पास कौन सा ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए। बस इसकी अनिवार्य कंडीशन यही है कि अगर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसके पास तो वो हेलोफॉर्म अफ्क्रिया दे देगा, वरना हेलोफॉर्म अफ्क्रिया नहीं देगा। इसका एक एक्सेप्शन आपका एथिल अल्कोहल भी है कि एथिल अल्कोहल आपका CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप ना होते हुए भी हेलोफॉर्म देता है। उसका कारण ये है कि जो C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, जिसको हम मदिरा या दारू या शराब कहते हैं, तो ये जैसे ही ऑक्सीकृत होता है तो क्या बनाता है, CH3CHO बनाता है। तो इसके पास ऑक्सीकरण के प्रोडक्ट में CH3C डबल बॉन्ड O उपस्थित होता है, इसलिए ये भी अफ्क्रिया दे देता है। तो देखिए होता क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी क्रिया जब हम CHCl3 और क्षार के साथ कराते हैं, आप कह सकते, सॉरी, जब हम इसकी क्रिया I2 यानी आयोडीन और क्या करा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्षार के साथ करा दी हमने, तो यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो आयोडोफॉर्म होता है। यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट CHI3 यानी आयोडोफॉर्म होता है। देखिए आयोडीन से कराई तो आयोडोफॉर्म बन गया। यहाँ पर अगर हम क्लोरीन ले लेंगे इसकी जगह पर, अगर हम इसकी जगह क्लोरीन ले लें तो बनने वाला प्रोडक्ट CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म हो जाता है। अब देखिए आयोडीन क्यों लिया जाता है, आयोडीन का जो प्रोडक्ट तैयार होता है आयोडोफॉर्म,
वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता है। जब हम लैब में इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको सुई जैसे नुकीले पीले क्रिस्टल्स क्लियर, ठीक है, क्लियर आप कह सकते हैं, इसके CHI3 के पीले क्रिस्टल्स मिलते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, आयोडीन लेते हैं ताकि हमें पहचानने में बड़ी आसानी हो जाए। समझ रहे हैं, सुई जैसे यानी निडल शेप्ड मिलते हैं, सुई जैसे लंबे लंबे पीले क्रिस्टल्स क्लियर मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, आयोडीन लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इसके उपयोग। तो देखिए उपयोगों में आप 12th में आपको लिखना है बोर्ड में क्या है इस तरह का, तो उपयोग में कोई बड़ी बात नहीं है। उपयोग में आपको क्या करना है, जितनी चीज़ें आपने बनाई हैं, अगर आपको कोई एडिशनल याद है तो लिखिए, अगर कोई नहीं याद है फिर भी आपका काम चलेगा। कैसे चलेगा, जितनी चीज़ें आपने प्रोजेक्ट में बनाई हो, जैसे यहाँ पर क्या बनाया आपने, आयोडोफॉर्म बनाया, तो आप लिख सकते हैं आयोडोफॉर्म बनाने में। अभी क्या बनाया था, सल्फेल्डिहाइड बनाया था, तो आप लिख सकते हैं सल्फेल्डिहाइड बनाने में। यानी इस तरह का कोई भी उपयोग आप लिख सकते हैं। एक उपयोग तो परमानेंट है, प्रयोगशाला में कर्मक के रूप में, यानी ठीक है, रिजेंट के फॉर्म में, कहाँ, लैब में। तो आप ये कह सकते हैं वो क्यों, क्योंकि भैया रिजेंट का मतलब कोई कंपाउंड तो है, ये रिएक्शन तो देगा ही देगा, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में कर्मक के रूप में होगा ही होगा। क्लोरोफॉर्म पर आ रहे थे तो आपको पता है निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया ही जाएगा, यानी बेहोशी लाने के लिए तो प्रयोग किया ही जाता है। इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि आइसोसाइनाइड परीक्षण में, ठीक है, आपका सल्फेल्डिहाइड बनाने में, CHI3 यानी आयोडोफॉर्म बनाने में। ठीक है, चलिए ये आपका क्लोरोफॉर्म रहा। आगे की क्लास या अगला चैप्टर, अब आगे जो भी टॉपिक आएगा उसको कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।